वक्त से बड़ा कोई अपना और पराया नहीं होता है। वक्त से बड़ा कोई अपना और पराया नहीं होता है। वक्त अच्छा है तो सब अपने हैं और वक्त बुरा है तो सब पराए हैं। कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि सिद्ध बांध लो, सब संभव हो सकता है। हर चीज मुमकिन है यहाँ, हर बात संभव है यहाँ। जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। पूरी शिद्दत से, पूरे मनोवेग से किसी भी कंटेंट को समझेंगे हम ना, तो हमारा कार्यदायित्व तो हमें खुद ले जाएगा हमारी मंजिल की तरफ। जी हाँ, लगातार अनवरत रूप से अद्भुत पेशकश के साथ पूरी मेहनत से हम आपसे मुखातिब होते हैं और ये सोच करके आते हैं कि आपको वो काम करना है जो मैं चाह रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि आप ऐसा कर रहे हैं और अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि इस जीवन में तो फिर आपको विफल नहीं होना है। ये कतई मान के चलें और ये विश्वास करके चलें कि आने वाला लक्ष्य आपके पास आएगा और बहुत ही जल्द आप उस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। हम अलंकार पार्ट 2 में मुखातिब हैं आपके साथ। अनुप्रास अलंकार में आपका स्वागत कर रहे हैं। मान के चलें एक बेहतरीन अलंकार से आपका नाता आज जुड़ेगा। हम लोग जहां अलंकार का पहला पार्ट देख चुके हैं पूरे मनोवेग से, जिसने नहीं देखा है एपिसोड 1 जरूर देखिएगा। ऐसा इसलिए करता हूं या इसलिए जरूरी है क्योंकि क्रमबद्धता होना ही इंसान की सबसे बेहतर पर्याय होगा। हर विषय में, हर तरीके से, हर जगह आप क्रमबद्ध तरीके से अपनाए गए ज्ञान को बेहतर संयोज पाएंगे या उसका संयोजन कर सकते हैं। तो अलंकार पार्ट 1 जहां देखना ना भूलिएगा, वहां अब अलंकार पार्ट 2 अनुप्रास अलंकार आपका बेहतर मन से स्वागत कर रहा है। देखिएगा जरा, आज इनकी बारीकियों को समझेंगे हम। आज हम केवल इतना ही नहीं जानने आए हैं कि कैसे पहचानेंगे, आज हम ये जानेंगे ऐसा क्यों होता है। देखिएगा, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का मतलब होता है बार बार वर्णों की आवृत्ति। बार बार वर्णों की आवृत्ति। अनु का मतलब हो गया बार बार, प्रास का मतलब वर्ण। बार बार वर्णों की हो आवृत्ति तो होगा वहां अनुप्रास। नाम से स्पष्ट है, कोई बहुत बड़ा यहां जोखिम नहीं उठाना हम लोगों को। नाम से स्पष्ट है कि अनुप्रास का मतलब हो गया कि बार बार वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति। तो ये जो आवृत्ति वाला मसला हमने लिखा हुआ है, ये वाकई में आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है किसी भी चीज का दोहराव हो जाना। ये मान के चलें वो बार बार आना, तो वर्णों की आवृत्ति होगी तो पक्की बात मान के चलिएगा वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ये तो एक नन्ही सी परिभाषा है, एक छोटी सी पहचान है इसके साथ, जो हमारी आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। बहुत ही सिंपल है आप। लेकिन अब देखिएगा, कठिनाइयों का स्तर अभी यही नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब, पहले मैं परिभाषा को सिद्ध कर रहा हूं। बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास होगा। इसका उदाहरण आपके साथ है तरनी, तनूजा, तट तमाल। तट तमाल, आगे की बातें आपको पता है। तरुवर बहु छाए, ऐसी लाइन है। हम सीखने आए हैं, हम सीख के जाएंगे, बस इतना काम करिएगा। परिभाषा हमसे कहती है कि बार बार वर्णों की आवृत्ति होगी तो अनुप्रास अलंकार होगा, कोई डाउट नहीं। हम यहां देख पा रहे हैं लगातार ता 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 वर्णों की आवृत्ति क्रम से हो गई है। इसका मतलब है कि आपको अनुप्रास अलंकार बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इतनी बातें तो हो गई और हम इस बात से अवगत भी हो चुके हैं। लेकिन जब हम एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं और हम पहली बार मुखातिब हो रहे हैं किसी कंपटीशन के एग्जाम में, और हम में अनुप्रास अलंकार बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया था, लेकिन और ये विकल्प भी आया कि तरनी, तनूजा, तट तमाल, ये प्रश्न आ गया और कहा कि इसमें कौन सा अलंकार है। फिर हम ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे थे, क्योंकि कहीं हमें अनुप्रास दिख ही नहीं रहा था, कहीं नहीं दिखा। वहां छेका अनुप्रास लिखा गया, वृत्त्या अनुप्रास लिखा गया, लाठा अनुप्रास लिखा गया। अब हम पढ़े पढ़ाए मूर्ख बन गए। हमें सब कुछ आता था, लेकिन हमने इसको कभी उतना टाइम नहीं दिया जितना देना चाहिए था। और इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं, समय दीजिए, समय देंगे तो सीखेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये तो अनुप्रास अलंकार हो गया, लेकिन अनुप्रास अलंकार के 5 भाग हैं या 5 प्रकार हैं। इस बात को ध्यान देना, अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार हैं
और पांचों प्रकार से बेहतर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसलिए हमारी चर्चा इस पर बेहतर ढंग से होगी, आपके साथ पूरे बेहतर ढंग से। अब पूरी तरीके से एकाग्रचित हो जाइए, पूरी तरीके से देखिएगा। इसमें पहला है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। और जो मैं आगे बोलूंगा किसी भी किताबी भाषा का बिल्कुल यहाँ प्रयोग नहीं करने वाले हैं हम लोग। यहाँ हम आपको अपना तरीका देने आए हैं, अपना तरीका जो बिल्कुल आपके लिए आसान होगा और कभी भी आप छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास को आसानी से पहचान सकते हो। एक बात मैं बोलूँ, किसी भी स्टूडेंट से पूछिएगा या खुद से कभी पूछिएगा, अगर आपने अलंकार पढ़ा हुआ है तो आपको समस्या केवल दो जगह आती है अनुप्रास अलंकार के दो हिस्सों में, एक तो छेका और वृत्त्या। दोनों में कई उदाहरण में आप कंफ्यूज हो जाते होंगे ये सोच करके कि लगाएं क्या, बाकी आसान है। तो जहां आपका कंफ्यूजन बना हुआ है, जहां आप अभी थोड़े से विचलित हो रहे हैं, ऐसे तमाम उदाहरण हमारे पास हैं जिनसे आप सब कुछ सीख जाएंगे। देखिएगा, छेकानुप्रास में मैं दो महत्वपूर्ण कंडीशन रखूंगा। कंडीशन का मतलब समझना, ये इसके रूल होंगे, दो महत्वपूर्ण कंडीशन, और दोनों में से अगर आप कोई फॉलो कर देंगे ना तो फिर आपको छेकानुप्रास के अंतर्गत मैं रखूंगा। पहली बात देखिएगा, वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, वर्णों की आवृत्ति एक बार हो। लीजिए, एक तो ये पहला कंडीशन है। मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि मैं आपके सामने कुछ शर्त रख रहा हूं और अगर आप इस शर्त पर खरे उतरते हैं ना तो जो कहेंगे वो दे देंगे। शर्त है ये कि पहला यही है कि वर्णों की आवृत्ति अगर एक बार है, कितनी बार? एक बार, तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास है। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिएगा, फिर भी बताना है, लेकिन अगर ये नहीं है, एक कंडीशन और है, व्यंजनों की आवृत्ति, व्यंजनों की आवृत्ति एक बार है, एक बार हो, एक बार हो तो भी छेकानुप्रास होगा। मजा तो अब आएगा। हमसे जुड़ करके, हमारे साथ जुड़ के कुछ अलग ना मिले तो फिर मेरा इस मंच पे आना ही बेकार है। हमारा कार्यदायित्व तो आपके साथ बेहतर ना हो पाए तो फिर हमारा कार्य क्षेत्र ही बेकार है। संपादन करने आए हैं और बेहतर करके जाएंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको बिल्कुल अलग तरीका, मैंने आपसे कहा है कि जो करेंगे मन से, और ये मन से आपको अपना कार्य करना होगा। परिभाषा आपके स्क्रीन पर है। किसी बुक में क्या इस तरीके से आपने कभी परिभाषा लिखी देखी? नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। पहली बार है ये, पहली बार है ये कि आपके साथ पहली बार हुआ होगा ऐसा। तो जो ये हो रहा है होने दीजिए। वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, होने दीजिए। व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, होने दीजिए। हम बताएंगे क्या? छेकानुप्रास। कोई संशय, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, उदाहरण आपके सामने आएंगे, आप सब कुछ समझ जाएंगे, परंतु इसके पहले हम लोग इसकी बारीकियों को समझ लेते हैं। चलिए, आप ऐसा कह रहे हैं तो आपको कैसे पहचानेंगे? एक बॉक्स बना रहा हूं मैं और इस बॉक्स के अंतर्गत कुछ चीजें रखूंगा। वर्णों की आवृत्ति एक बार का मतलब समझना, जैसे माँ है, एक बार और माँ आ जाए, इसका मतलब होता है आवृत्ति एक बार हुई है। फोटोकॉपी समझना, फोटोकॉपी। अच्छा देखना, मैं आपसे कहूं, बताना सा 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 3 बार लिखा है, तो वर्णों की आवृत्ति कितनी बार हुई है? तो बहुत ही तेजी से गति कर रहे स्टूडेंट्स जो अपने आप को घोड़े पर बैठा करके चल रहे होते हैं, वो बहुत ही जल्दी इसको 3 बता देंगे, बहुत ही जल्दी, क्योंकि उनको 3 वर्ण दिखेगा, कहेंगे वर्णों की आवृत्ति 3 बार हुई है। 4 वर्ण दिख गया तो वर्णों की आवृत्ति 4 बार हुई है। लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल अब ये नहीं कहेंगे। ये प्यारे प्यारे भोले स्टूडेंट बिल्कुल अब ये नहीं कहेंगे। अब वो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं, एक तो ओरिजिनल है, बाकी फोटोकॉपी है। आप जब किसी दुकान पर जाते हैं फोटोकॉपी वगैरह कराने के लिए, तो अपनी ओरिजिनल जो भी मार्कशीट वगैरह देते हैं, तो क्या उसे छोड़ देते हैं क्या? नहीं। या उसका दाम देते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब एक तो ओरिजिनल है, एक ओरिजिनल है, बाकी आवृत्ति हुई है। इसका मतलब 3 बार सा लिखा है तो इसको 2 बार आवृत्ति मानी जाएगी। आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार। यहां देखना,
2 माँ लिखा है, इसका मतलब आवृत्ति कितनी बार हुई है? एक आवृत्ति, यानी एक बार आवृत्ति हुई है। कोई संशय? ये तो समझ गए ना आप? बिल्कुल। देखिएगा, अगर ऐसा हुआ इफ इस तरीके की कंडीशन हमारे सामने आई तो हम उसे छेकानुप्रास कहेंगे। व्यंजनों की आवृत्ति देखना, जैसे इस तरीके से लिखा जाए, जैसे मर लिखा गया है, फिर मरम लिखा गया है, ऐसे देखना जरा। मर लिखा है और फिर मरम लिखा गया है। बड़ी बड़ी विडंबना है लोगों की कि जानकार होते हुए भी जानते नहीं हैं। देखना, शब्द ऐसा नहीं कि दोनों शब्द एक हैं, दोनों शब्द एक होंगे ना तो बड़े कंडीशन है। पुनरुक्ति प्रकाश बन सकता है, यमक अलंकार हो सकता है। हमारे साथ जुड़े हैं तो हर चीज़ों की कंडीशन को समझिएगा। मेरे कहने का मतलब, मैं ऐसा भी लिख सकता था, इसे मर और मर लिख सकता था, परंतु ऐसे कंडीशन में यहाँ अनुप्रास अलंकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन मर 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 ऐसे करके आते गए तो फिर तो अनुप्रास बनाएंगे हम। या फिर इस तरीके का एक बार आवृत्ति हुआ, फिर दूसरा कोई आए उसकी भी आवृत्ति हो, फिर आए तीसरा कोई उसकी आवृत्ति हो, जैसे रीझ रीझ, खीज खीज, सीज सीज, ऐसा करके आया तो भी अनुप्रास अलंकार होगा, वो भी छेकानुप्रास के अंतर्गत आएगा। उसको नोट में लिखेंगे हम लोग, वो विशेष कंडीशन होगा। फिलहाल अभी जो बातें कर रहे हैं हम उतनी बातों को समझेंगे। जैसे हमारी बातें यहाँ तक बनी रही कि देखिए यहाँ मर आया और यहाँ भी मर आया, यानी 2 व्यंजन हो गए ना। यहाँ तो वर्णों की आवृत्ति एक बार होनी थी, लेकिन यहाँ देखिए 2 लोग हैं साथ साथ। 2 लोग, इसका मतलब व्यंजन ना कह के व्यंजनों कहेंगे हम। इसी बारीकी को समझिएगा। इसका मतलब हम इसे व्यंजन ना कहकर व्यंजनों कहेंगे। व्यंजनों कहेंगे ना, तो व्यंजनों की क्या हुई है? आवृत्ति कितनी बार? देखना जरा, एक बार। व्यंजनों की आवृत्ति कितनी बार हुई है? एक बार। मर था, एक फोटोकॉपी आपके सामने आया हुआ है, इसका मतलब व्यंजनों की आवृत्ति कितनी बार हुई? एक बार। ऐसे कंडीशन में भी, ऐसी अवस्था में भी अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत छेका अनुप्रास की महत्वपूर्ण वैकल्पिक व्यवस्था का हम चुनाव कर रहे होंगे। हमारा दायित्व होगा कि हम इसे स्वीकार करें। हमारा दायित्व है कि हम इस कार्य क्षेत्र को बेहतर ढंग से संपादित करें। मेरा मानना है कि इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब हमारे एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दौड़ेंगे। जी हाँ, देखिएगा, उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं और ये पूरे बेहतरीन उदाहरण हैं। ऐसे नहीं कि ये नाजुक हैं, आपको मोड़ पे छोड़ के जाएंगे। ये ऐसे रिश्ते हैं जो आपको जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगे। ये अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। और ये उदाहरण हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे स्टार उदाहरण ही हम लाते हैं कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन उदाहरणों को आप अपनी नोटबुक पर, अपने मस्तिष्क में जगह देंगे तो हूबहू यही उदाहरण आपके एग्जाम में, आपकी प्रश्न पुस्तिका पर छपे मिलेंगे, अंकित मिलेंगे। जी हाँ, देखिएगा, बात करेंगे हम लोग जहां सबसे पहले बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। नो डाउट नहीं लिखेंगे। काम इतने से चलाना है तो बार बार पूरे उदाहरण को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा काम यहीं बन रहा है, हम लोग यहीं बना लेंगे। देखिएगा, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, हम इसको ढूंढ रहे हैं। तो देखना, इसमें पाया है, यहां भी पाया है, यहां दा है, यहां भी दा है। इसका मतलब हुआ कि यहां वर्णों की आवृत्ति नहीं होकर के व्यंजनों की आवृत्ति हुई है ना दोस्तों, व्यंजनों की आवृत्ति। देखना, इसका मतलब एक से ज्यादा है तो बहुवचन होंगे ना, इसलिए देखो परिभाषा चेंज है। व्यंजनों की आवृत्ति, व्यंजन की नहीं, व्यंजनों की आवृत्ति कितनी बार? एक बार। प द प द, इसका मतलब व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हुई है। अतः हम निसंकोच इस उदाहरण को अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत छेकानुप्रास की महत्वपूर्ण कैटेगरी में शामिल करेंगे। आगे देखिएगा, समझते रहिएगा चीजों को, जहां समस्या आएगी हम हैं उसके लिए। अति आनंद, अति आनंद मग्न महतारी, अति आनंद मग्न महतारी। देखिएगा, अगर हम बात करें तो वर्णों की आवृत्ति हुई, देखना, आ आ, या फिर मां
माँ। क्लियर है ना? वर्णों की आवृत्ति है वो भी कितनी बार? एक बार। वर्णों की आवृत्ति है एक बार, यानी कंडीशन नंबर 1, नियम नंबर 1 यहां हमारे कार्यदायित्व का निर्वहन कर रहा है। हमें अच्छे से समझाने के लिए ये चीज हमारे सामने आ रही है। क्लियर है? तो अब आप मुस्कुराते रहें और इस चीजों को पूरी तरीके से आकलित करें। अब मेरा काम ये चलेगा, उदाहरण लगातार आपके सामने पेश होते रहेंगे। कानन कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। लेखपाल, यूपी लेखपाल का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट साथी ध्यान दें, आया हुआ है एग्जाम में। कानन कठिन भयंकर भारी किसकी आवृत्ति है? का की। यानी पहला नियम देखना, मैं दोनों नियम के उदाहरण आपके साथ रख रहा हूं और दोनों तरीकों को आपको बताने का मेरा पूरा प्रयास है। यहां समझिएगा, का एक बार आवृत्ति हुई ना, तो वर्णों की आवृत्ति एक बार हो तो छेकानुप्रास होगा कि नहीं होगा? होगा, कोई बात नहीं। अगला उदाहरण देखिएगा, वरदंत की पंगति कुंद कली। वर वात्सल्य अलंकार है, वात्सल्य रस है इसमें, इस बात को ध्यान देना। वात्सल्य रस, वरदंत की पंगति कुंद कली, की पंगति कुंद कली। तो मेरे हिसाब से तो आपको मिल चुका होगा, वो जो लेना था मिल गया। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। तो इस हिसाब से छेकानुप्रास लगाते रहेंगे हम लोग, अपना काम करते रहेंगे, चीज़ों को देखते भी रहेंगे। देखिए, अमी मुई मैं चूरन चारू, अमी है भूरी में, मूरी में, चूरन चारू, चूरन चारू, चा आ गया, कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, प्रिया प्रिया प्राण सुत सर्वस मेरे, प्राण सुत सर्वस मोरे। बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं और हम यहां देख पा रहे हैं। देखिए, पा की आवृत्ति एक बार हुई कि नहीं हुई? रसवती रसना करके बह गई, रसवती रसना, वही कुछ भी बना सकते हैं आप। इस तरीके के बहुत से उदाहरण आपके सामने आ सकते हैं। देखिएगा, रसवती रसना करके वही। तो हम आप देखेंगे कि रा की क्या हो रही है? आवृत्ति एक बार हो रही है। इसका मतलब हम लोग छेकानुप्रास के महत्वपूर्ण उदाहरणों को चर्चा में लिए रहेंगे। यहां तक कोई समस्या किसी को हो? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा, एक स्टार यानी नोट बनाइए इसे। नोट वाली बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि हर बात पर, हर पहलू पर चर्चा होगी। हमारे जो नियम है आपको सिखाने के लिए काफ़ी हैं, ये बताने के लिए काफ़ी हैं, किसी भी बारीकी के तह तक जाने के लिए काफ़ी है। आपका विश्वास ही हमें आगे ले जाएगा और आपकी जिद ही आपको आपके मुकाम पर पहुंचाएगी। ध्यान रखिएगा। देखिएगा, नोट में हम बात करें, अगर कोई शब्द आपको मिल जाए, जैसे यहां लिखा व्यंजनों की आवृत्ति एक एक बार हो रही हो, अलग अलग, तो भी केवल एक बार नहीं कि धीरे धीरे, आगे आगे, पीछे पीछे, ऐसा है तो पुनरुक्ति प्रकाश में होता है। एक अलंकार आप पढ़ेंगे ना, शब्द अलंकार में ही पढ़ेंगे, एक अलंकार आएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हम उसमें बात करेंगे कि शब्द दो बार आएंगे, साथ साथ आएंगे, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश होता है। जैसे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। ऐसे मशहूर गाने जो हिंदी फिल्मी जगत में फिल्माए गए, गाए गए, वो पुनरुक्ति प्रकाश के उदाहरण के, अलंकार के उदाहरण के हिस्से हैं। लेकिन यहां देखिएगा, हम बात यहां कुछ अलग कर रहे हैं। यहां ये कह रहे हैं, जैसे एक उदाहरण आपके सामने लिखे हैं, रीझी रीझी रीझी, रहसी रहसी, रहसी रहसी, हंसी हंसी, इस तरीके से। अब आप यहां देखिएगा, एक ही शब्द नहीं है, इसके साथ साथ और भी ऐसी कड़ी जुड़ी हुई है। इसका मतलब व्यंजनों की आवृत्ति, व्यंजनों की आवृत्ति, व्यंजनों की आवृत्ति एक एक बार है ना? व्यंजनों की आवृत्ति कैसी है? एक एक बार है, इसलिए इसे नोट में रख रहा हूं, समझना। मेरे कहने का मतलब हुआ, अगर केवल पानी पानी लिखा होता, पानी पानी, तो मैं इसे छेकानुप्रास नहीं कहूंगा, मैं इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहूंगा, शब्दालंकार का ही हिस्सा है। लेकिन हम इसे अनुप्रास तो नहीं कहेंगे। फिर ये चीज ध्यान देना,
लेकिन कुछ ऐसा माहौल बने। ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल हैं, बहुत ही कम उदाहरण ऐसे हैं जो इस तरीके से आपके सामने मुखातिब होंगे। बहरहाल हमने बहुत ही स्टार उदाहरणों को आपके साथ साझा कर भी दिया है और चीज़ों की बारीकियों को समझा भी दिया है। लेकिन खैर बात, जो अपवादिक जैसा लगा हमें, जो थोड़ा सा कठिन लगा हमें, उसे थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं। देखना जरा, इनके कहने का मतलब हुआ एक शब्द, एक ही शब्द समझ लो, एक शब्द एक बार, फिर दूसरा शब्द फिर एक बार, फिर इसके बाद भी कोई शब्द फिर एक बार। अगर ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन कहीं बनेगा ना, तो फिर आप समझ लेना कि आवृत्ति हो रही है, ये काम बार बार हो रहा है ना। जब कोई काम बार बार होगा तो अनु कहता है बार बार, अनु का मतलब होता है बार बार। जैसे अभी मैंने कहा कि धीरे धीरे, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, क्या ये धीरे धीरे बार बार हो रहा है? क्या ऐसा कोई क्रियाकलाप और बार बार हो रहा है? क्या कोई क्रियाकलाप इसके अलावा और आवृत्ति में आ रहा है? नहीं ना। अगर हम इस उदाहरण को देखें तो कोई भी अन्य क्रियाकलाप, अन्य कोई कार्य क्षेत्र, अन्य कोई कार्यदायित्व तो आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें कुछ करने की आवश्यकता अब नहीं है, यहां आवृत्ति का मसला है। एक बार ऐसा हुआ, अनुसरण में आगे भी ऐसा हुआ, अनुसरण में आगे भी ऐसा हुआ, तब हम जाके समझे ओ यहां तो आवृत्ति हो रही है। और जब आवृत्ति होगी और एक बार होगी तो हम उसे छेकानुप्रास के महत्वपूर्ण उदाहरण में दर्जा देंगे। यहां तक कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए और ना ही है, किसी को भी नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। छेकानुप्रास जो कि अनुप्रास अलंकार का पहला हिस्सा था, हम लोग बखूबी समझ चुके हैं। देखिएगा, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर, जिसे हम लोग कहते हैं वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास समस्या कहाँ थी? समस्या एक तो छेका में थी, समस्या एक वृत्त्या में इसलिए थी क्योंकि छेका और वृत्त्या में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाया करते हैं। लेकिन पूरा कंफ्यूजन मिटाने आए हैं, कहीं समस्या नहीं होगी अब आपको। देखना, वृत्त्यानुप्रास की अगर हम बात करें, वृत्त्यानुप्रास की बात करें तो यहां देखना इसका जो कंडीशन है, जैसे वहां दो कंडीशन हमने लिखा था, यहां देखिएगा वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। बार बार का मतलब एक से ज्यादा, बार बार हो। यहां लिख सकते हैं एक से अधिक, एक से अधिक, यही कंडीशन है। वहां एक ही था, वहां एक बार था। छेकानुप्रास का मतलब एक बार और वृत्त्यानुप्रास का मतलब एक से ज्यादा यानी कई बार। ये चीज ध्यान देना। आगे वहां देखिएगा व्यंजनों की आवृत्ति एक बार थी, यहां देखिएगा व्यंजनों की आवृत्ति, व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो यानी एक से अधिक हो, एक से अधिक हो। देखना कितना क्लियर कर रहे हैं हम, कितना इजी बना रहे हैं इसे ना, और बहुत ही वाकई में इजी है। थोड़ा सा केवल समझना बस मात्र का था हमें, थोड़ा सा हम कभी इतना वक्त दिए नहीं ना अपनी पढ़ाई पर, इसलिए थोड़ी समस्या बनी रही हमारे साथ। लेकिन अब समझें, अब हम लोग इसे बिल्कुल आसान करने वाले हैं और उदाहरण आपके स्क्रीन पर हम सजाने वाले हैं। इसके पहले कि उदाहरण हम देखें, इस बारीकी को भी एक डिब्बे में बना ही देते हैं, आपका कन्फ्यूजन हम मिटा ही देते हैं। जैसे वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार, अभी तो एक बार है ना, अभी तो एक बार है फिलहाल, तीसरा आ गया ना, तो पक्की बात मान के चलना जहां दो बार आवृत्ति होगी तो फिर वृत्त्यानुप्रास हुआ। और अगर व्यंजनों की आवृत्ति जहां एक से अधिक, जैसे मैंने अभी लिखा था पद, फिर पद आया, इसके बाद फिर पद आ गया, तो फिर से वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। एक ही बार आया होता, एक ही बार आया होता तो हम उसे छेकानुप्रास कहते हैं। दो बार आ गया ना, दो एक से अधिक बार आ गया ना, इसलिए हम उसे वृत्त्यानुप्रास कहेंगे। कोई डाउट है? नहीं। देखिएगा आपके स्क्रीन पर उदाहरण आने शुरू हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में बहुत कुछ करना नहीं है। होता क्या है, एक बार टाइम देना। देखो पहले जो छेकानुप्रास में आपने जितना वक्त दिया है, अब ये इजी हो गया, उससे कम वक्त लेगा, जल्दी समझ में आएगा। अब हम लोग काम करेंगे मुदित, महीपति, महीपति, मंदिर आए। बताना, मुझे तो लगता है आपको बताना ही नहीं पड़ेगा। आप माँ, माँ, माँ की आवृत्ति हो गई कि नहीं? वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई कि नहीं? हुई ना, दो बार हो गई है वर्णों की आवृत्ति, इसलिए हम इसे वृत्त्यानुप्रास कहेंगे, छेकानुप्रास नहीं कहेंगे। अब देखना,
किन्हीं किन्हीं बुकों ने यानी किन्हीं किन्हीं किताबों ने हम लोगों को कन्फ्यूजन में हमेशा डाला है और हम लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स जो अभी सोच रहे होंगे, मैं उनका जवाब पहले ही देना चाहता हूँ। देखना, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ सकती है जो बहुत ही गहराई से अध्ययन कर रहे हैं कि सर माँ के बाद दा आया है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर देखना माँ के बाद दा आया है, इसका मतलब सर यहाँ तो व्यंजनों की आवृत्ति यानी वृत्यानुप्रास का दूसरा नियम, छेकानुप्रास का दूसरा नियम, जिसमें हमने लिखा था कि व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, मा द और मा दा, तो इसका मतलब व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो रही कि नहीं हो रही है। इस हिसाब से तो यहाँ छेकानुप्रास होना चाहिए, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है ना। देखना जरा, माँ के बाद दा तो है, लेकिन यहाँ माँ के बाद दा नहीं है, माँ के बाद ना है, मंदिर। माँ के बाद क्या है? ना है, इसीलिए यहाँ व्यंजनों की आवृत्ति एक बार नहीं हुई है, इस वजह से नहीं है। समझ गए ना हमारी बात को, क्या कहना चाह रहा था मैं? मेरे कहने का मतलब जो चीज़ आपको दिखी वाकई में वो थी नहीं, अगर वैसा होता तो हम उसे छेकानुप्रास में ले जाते। जैसे कहने का तात्पर्य कि माँ के बाद दा और फिर माँ के बाद दा, ऐसा होता, ऐसा अगर कंडीशन बनता तो हम उसे छेकानुप्रास में ले जाते, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। हम दूसरा कंडीशन देख पा रहे हैं कि माँ माँ माँ, इसका मतलब माँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो गई है, अतः हम इसे वृत्यानुप्रास कहेंगे। दूसरा उदाहरण समझिएगा, अगर हम कहें सेवक सचिव, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें भी आप देख पाएंगे स एक से अधिक बार है, अतः वृत्यानुप्रास का उदाहरण रहेगा यहाँ पे भी। यहाँ देखिए चारुचंद्र की, चारुचंद्र की चंचल चंचल किरणें, चारुचंद्र की चंचल किरणें, चा चा चा, है ना। बेहतरीन बातों का समायोजन दे रहा हूं। चारुचंद्र की चंचल किरणें, चा चा चा, चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, अतः हम लोग मामला ले जाएंगे वृत्यानुप्रास के पास। इसी का उदाहरण आपके स्क्रीन पर ऊपर भी लिखा है, तरनी, तनूजा, तट तमाल। देखना, तट तमाल हुआ कि नहीं हुआ, इस तरीके से। जैसे चांदी की चम्मच में, चांदी की चम्मच से चटनी वाला जो लाइन थी वो तो आप जान रहे हैं, ऐसा हो गया तो चा चा चा, अगर ऐसे आवृत्ति हो रही है तो फिर होगा ना फिर वृत्यानुप्रास। देखना कितना इजी वे है ये। यहाँ केवल इतना समझना आप लोगों को कि अगर वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई तो पक्की बात है वहां पर वृत्यानुप्रास होगा। ठीक, देखना आगे, मारे मारे, मारे मारे फिरते मारे घर वाले, मारे मारे फिरते मारे घर वाले। देखना मारे मारे मारे, इसलिए मैंने कहा व्यंजनों की आवृत्ति भी एक से अधिक बार हो जाएगी। मारे मारे फिरते मारे घर वाले, मारे मारे फिरते मारे घर वाले, इसका मतलब हुआ हरियाणवी भाषा और कुछ इस तरीके की। मारे मारे फिरते मारे घर वाले, और हम व्यंजनों की आवृत्ति एक बार ना पा करके, एक बार ना पा करके एक से अधिक बार पा रहे हैं, एक से अधिक बार पा रहे हैं, अतः हम इसे पुनः इस दूसरे नियमानुसार वृत्यानुप्रास लगा रहे हैं। पहली बार साझा कर रहे होंगे, ऐसे नियम की जानकारी पहली बार होगी। पूरा प्लेटफॉर्म सजाया हुआ है और केवल आपकी पढ़ाई, केवल अगर आप पूरे अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं फिर से समस्या नहीं है, फिर कभी समस्या नहीं है। देखना, खिड़कियों, उदाहरण तो इस कदर लिखेंगे, खिड़कियों के खड़कने, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, से खड़कता है खड़क सिंह, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खा खा खा, एक से अधिक बार है कि नहीं है, है ना। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, एक से अधिक बार आया तो लाइन को देखना, अलंकार का मतलब ही आभूषण है, गहना है। तो जहां इस तरीके से मामला हो, जिन्होंने कई वर्णों को पहना हो, जिन्होंने एक से अधिक बार वर्णों को पहना हो, उसका मतलब होगा हम उसे वृत्यानुप्रास कहेंगे। जिस लाइन में गहना किसी वर्णों का एक बार होगा हम उसे छेकानुप्रास कहेंगे। दोनों ही अलंकारों में आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर सका हूं। दोनों के उदाहरण मैंने आपके स्क्रीन पर सजा रखे हैं।
दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को हम बता चुके हैं। जहां आपकी समस्या है, थी या है, उसे हम शायद मिटा चुके हैं। पहला छेकानुप्रास था, उसको हम समझ चुके हैं। छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास में महत्वपूर्ण अंतर, बारीकी को समझ चुके हैं। आपके स्क्रीन पर मैं ये साझा कर चुका हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चलिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जहां हम लोग अनुप्रास अलंकार के छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास के महत्वपूर्ण बारीकी को, अंतर को जान चुके हैं, और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था। अब हम बहुत ही सहजता से आगे वाले क्रमबद्ध तरीके को अपनाएंगे। अनुप्रास अलंकार का तीसरा पार्ट आपके स्क्रीन पर लाएंगे। जी हाँ, ये देखिएगा, श्रुत्या, श्रुत्यानुप्रास इसका नाम है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। क्लियर? ये तीसरा पार्ट है। इसका जो नियम होगा, अब कहीं फंसना नहीं है। वहाँ दो जगह थोड़ा सा वो था ना, दोनों में थोड़ा सा कुछ मैच कर रहा था, उस मैचिंग पॉइंट को पकड़ना था, और हम पकड़ चुके हैं। अब यहाँ इतना काम नहीं करना है। यहाँ देखना, श्रुत्यानुप्रास हमसे क्या कहेगा, यहाँ सीधी बात समझना। वर्णों का उच्चारण स्थल एक हो, वर्णों का उच्चारण स्थल एक हो, ये चीज। या दूसरा कंडीशन समझना, ये नहीं आया तो ये समझिएगा, एक ही वर्ग के ज्यादातर वर्ण आए हों। समझिएगा जरा आप हमारी बात को। इन्होंने कहा है कि वर्णों का उच्चारण स्थल जो हो वो एक हो, या फिर एक ही वर्ग के ज्यादातर वर्ण आए हों। देखना, सीखना ही तो है हमें ना, क्या करने आएंगे, थोड़ा सा आसान करना है। आसान ये जो आप टप कर रहे हो उसमें कोई लेना देना नहीं। हमारा फिर से एक बॉक्स आपके सामने है, इसमें काम बस इतना करना है कि कोई लाइन ऐसी मिले जिसमें लगभग 90% या फिर 80 मान लो, उसमें कोई नहीं दो राय, 80-90%। एक लाइन आपके सामने मैं बोलूं और उसमें 80 से 90% वर्ण एक ही जगह से, 80 से 90% वर्ण एक ही जगह से उच्चारित होने वाले हों, एक ही जगह से बोले जाते हों। क्लियर है? तो हम उसे श्रुत्यानुप्रास कहेंगे। या 80 से 90% वर्ण एक ही वर्ग विशेष के हों। जैसे हिंदी वर्णमाला में जब हम टॉपिक वर्णमाला की समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हमें वहां 5 वर्ग बताया गया है। का, च, ट, त, प, 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। समझ रहे हैं? यदि कोई लाइन ऐसी प्रयोग की जाए कि पा वर्ग के ज़्यादातर अक्षर उसमें आए हों या का वर्ग के ज़्यादातर अक्षर उसमें आए हों, तो ऐसे कंडीशन में हम उसे श्रुत्यानुप्रास की श्रेणी में रखेंगे। जी हाँ, उदाहरण देखिएगा और अपने आप इसे समझ सकते हैं आप। अब हमारा एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, उदाहरण जिसे हम कहेंगे। अब यहाँ देखिएगा, हम लिख रहे हैं तुलसीदास सीदति निस्दिन तुम्हार निठुराई। समझिएगा जरा, एक लाइन हमारे सामने कुछ इस कदर है आई, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे तो ज्यादातर वर्ण एक ही वर्ग के हैं। देखना, ता, ल, स, द, सा एक ही वर्ग का है कि नहीं है। तुलसीदास एक ऐसा समूचा शब्द है जो वाकई में इसमें प्रयोग किए गए समस्त वर्ण एक ही स्थान से उच्चारित किए जाते हैं। सबको दंत वर्ग का अक्षर कहा जाएगा या दंत मूल से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण बोले जाते हैं। त, थ, द, ध, न, ये ता वर्ग का, लिस्ट और ला और सा ये सब दंत मूल के हैं कि नहीं है ना? इसलिए मैंने कहा 2 विशेष पहलुओं को समझिएगा। ये या तो ये लागू हो जाएगा या तो ये लागू हो जाएगा। फिलहाल अभी ये लागू हो रहा है, जो फिलहाल इस उदाहरण में ये लागू हो रहा है, बेहतर ढंग से लागू हो पा रहा है ना? अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो आप लाइक करें। देखना, हमारा कार्य क्षेत्र जो है, हमारा दायित्व तो हमारा जो काम है, हम लोग एक बेहतर अभिप्राय में करेंगे तो समझेंगे। समझना पुनः फिर से, कोई ऐसी लाइन हो, कोई ऐसी पंक्ति हो, कोई ऐसी रचना हो जिसमें ज्यादातर वर्ण एक ही जगह से बोले जाते हो, ठीक, तो वहां हम श्रुत्यानुप्रास कहेंगे। देख पा रहे हैं आप, स, द, त,
न, मान लीजिए इस सा को छोड़ दीजिए, द ना फिर है, ता ले लीजिए, इस पूरी लाइन को इतना छोड़ दीजिए, ना आ जाएगा फिर से। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं इतने से शब्द में इतनी बार हमने डाट बना रखा है। देख लीजिए कितने शब्दों कितनी बार हमने डाट बनाया हुआ है। इसका मतलब हुआ इस लाइन के ज्यादातर वर्ण, इस लाइन के 80 से 90% वर्ण एक ही जगह से बोले जा रहे हैं, सब दंत मूल हैं, सब एक ही जगह से बोले जा रहे हैं। अतः हम इसे श्रुत्यानुप्रास की श्रेणी में रखेंगे। मेरा मानना है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। देखिएगा हिंदी फिल्मी जगत में एक गाना फिल्माया गया और वो काफ़ी खासकर रहा, दीदी तेरा देवर दीवाना, और बहुत ही फेमस रहा, दीदी तेरा देवर दीवाना। और हम अगर उस पंक्ति को लिखें हमें समझना है, दीदी तेरा देवर दीवाना, हम आपके हैं कौन मूवी, अपने समय की यादगार मूवी। तो मुझे लगता है सब लोग देखे हैं और देखना भी चाहिए, पारिवारिक मूवी बेहतरीन, दीदी तेरा देवर दीवाना लाइन हमारे सामने आ गई है और हम सीख रहे हैं। मुझे उस गाने से कोई बहुत लेना देना नहीं, हमारा काम है सीखना। देखना इसमें आपको देखिएगा क्या मिलेगा, द द ता, रा को छोड़िए, रा को छोड़िए, द, इस वा को छोड़िए, रा को छोड़ दीजिए, फिर दा, फिर ना। तो ज्यादातर क्या है मेरे भाई, ज्यादातर वर्ण एक ही जगह से बोले जाने वाले हैं, ज्यादातर वर्ण एक ही जगह से उच्चारित किए जाने वाले हैं। जब किसी लाइन में, किसी पंक्ति में इस तरीके की घटना होगी ना, तो हम उसे श्रुत्यानुप्रास की श्रेणी में रखेंगे। इसलिए मैंने इस बात को स्पष्ट करना चाहा है। अब देखिएगा तीसरा उदाहरण है ठोकर डमरू, ठोकर डमरू, टिमकी ढोल। अब लीजिए इसमें आप देखेंगे ना एक ही वर्ग विशेष के अक्षर आए हैं। दूसरा नियम देखना, पकड़ा रहे हैं, एक ही वर्ग के ज्यादातर अक्षर है। देखो कैसे, एक वर्ग है टा वर्ग में टा, ठा, ड, ढ, अड़ा ही आता है ना, ट, ठ, ड, ढ, यही आता है ना। तो जो टा वर्ग है उसमें यही सब आते हैं। अब आप देखोगे टा है, डा है, टा है, ढा भी है। एक ही वर्ग के 4 लोग मुखातिब हो रहे हैं। देखना ये भी आए हैं, ये भी आए हैं, ये भी आए हैं, ये भी आए हैं। एक ही वर्ग के ज्यादातर अक्षर आ गए, एक ही वर्ग के ज्यादातर लोग मुलाकात कर रहे हैं हमसे। इसलिए हम इसे श्रुत्यानुप्रास कहेंगे। पहली बार यूट्यूब के इतिहास में बिल्कुल अलग कर रहा हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, ऐसा ताना बाना बुन रहा हूं कि आपको जिंदगी भर फिर कभी इस अलंकार से बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है और ना ही आपको ये सोचना है, क्योंकि इसी पहली बार में आप पूरी तरीके से अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना चुके होंगे। किसी भी प्रैक्टिस सेट को हल करते समय आप मुस्कुरा रहे होंगे, ये दावा है हमारा। देखिएगा इसलिए हर चीज पर, हर बारीकी पर मैं विशेष फोकस कर रहा हूं। तो वर्णों का उच्चारण स्तर एक होना चाहिए, उसके उदाहरण आपके सामने मैंने रखे। एक वर्ग के ज्यादातर वर्ण आए हो तो भी उसके भी उदाहरण हमने आपकी स्क्रीन पर साझा कर दिया है। अब देखिएगा कोई दिक्कत आपको नहीं है। एक उदाहरण और मैं लिख दूं, पराधीन, ये तो बहरहाल इसमें आएगा नहीं, एक महत्वपूर्ण बात मैं लिख भी सकता हूं, पराधीन। और जैसे परमार्थ, परयोग, पराजय, ऐसे करके आ गया। तो हम लोग अनुप्रास अलंकार तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन फिलहाल अब हम यहाँ चेक करेंगे। वैसे तो हम कुछ और करने वाले थे, लेकिन फिर करना हमें कुछ और पड़ा, क्योंकि ये उदाहरण वहाँ नहीं आकर के इसमें पा वर्ण की कई बार आवृत्ति होगी, इसलिए हम लोग इसे कहाँ ले जाएंगे, वृत्त्यानुप्रास में ले जाएंगे। इसी बात को थोड़ा सा समझते रहिएगा, कहीं कोई भी बात, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। हम लोग ऐसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। क्लियर है? अगर किसी एक वर्ग का अक्षर आ जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए लिखा गया चा, छ, ज, झ, ऐसे लिखा गया, ये चा वर्ग के अक्षर हैं, और आपके सामने कोई ऐसा मामला लिखा जाए जैसे ज, च, झ, ऐसे करके लिखा जाए, तो एक ही वर्ग का तो है, एक ही वर्ग का तो है। जब एक ही वर्ग के अक्षर आएंगे तो आप उसे श्रुत्यानुप्रास लगाएंगे। क्लियर है? तो मान के चलूं कि इतने उदाहरणों से आप इसकी बारीकी को समझ चुके हैं, सारी चीज़ों को जान चुके हैं। बहरहाल ये उदाहरण इसका नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मैंने इसको अलग से देखिए आपके स्क्रीन पर साझा कर दिया है कि ये वृत्त्यानुप्रास है, कि ऐसा नहीं कि किसी प्रयोग में अटके रहें और चीज़ों को भी हम लोग कर ना पाएँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाएँ।
तो हम ये मान के चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम अनुप्रास अलंकार के महत्वपूर्ण 2 और पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। 3 तो हो गए, इसका चौथा है लाटा अनुप्रास। जी हाँ, लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास में क्या होगा, कैसे पहचानेंगे, इसकी भी बारीकी को समझिएगा। यहाँ भी पॉइंट मैं बना रहा हूँ, देखना होगा क्या। लाटा अनुप्रास में होगा क्या, एक पंक्ति का वर्ण, एक पंक्ति के शब्द समझ लो, एक पंक्ति के शब्द दूसरे पंक्ति में भी आएंगे, दूसरे पंक्ति में आएंगे, दूसरे पंक्ति में भी आएंगे, लेकिन दूसरी बार अर्थ अलग होगा, अर्थ अलग होगा। कंडीशन समझिएगा, एक पंक्ति के शब्द दूसरी पंक्ति में भी हूबहू आएंगे, लेकिन दूसरी बार अर्थ अलग कर जाएंगे, अर्थ अलग बना जाएंगे। या एक और तरीका इसको समझने का, वो तरीका क्या है, वो तरीका ये समझ लीजिए कि एक बेहतरीन अपने हिसाब से बनाइएगा। हम ये कहने वाले हैं कि जब किसी पंक्ति में 90% वर्ण या शब्द, 90% वर्ण या शब्द दोहराए जाएं तो वहाँ पर लाटा अनुप्रास होता है। आसान है, जब किसी पंक्ति में 90% वर्ण या शब्द दोहराए जाएं, 90% मामला दोहराया जाएगा या उससे ज़्यादा कहीं दोहराया जाएगा, तो पक्की बात मान के चलना, हम लोग वहाँ पर लाटा अनुप्रास बताने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उदाहरण देखिएगा आप, उदाहरण आपके सामने मैं अब साझा कर रहा हूँ। उदाहरण क्या है इसका, जैसे पूत कपूत, ध्यान दीजिएगा, पूत कपूत तो का धन संचय, और दूसरी लाइन है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। दोनों जगह अर्थ चेंज हो जाएगा। आपको पता है पूत कपूत होगा तो कितना धन संचित करेगा, और अगर पुत्र सपूत है यानी अच्छा है तो कितना धन संचित करेगा। दोनों लाइनों को अगर देखा जाए, बारीकियों को समझा जाए, तो हमारे सामने बहुत ही आसान तरीका आ चुका है कि दोनों लाइन में अगर हम देखें तो केवल इसी सा में परिवर्तन हुआ है, इसी सा और का में, और पूरी दोनों लाइनें हूबहू रिपीट हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 90% वर्ण या शब्द या उससे अधिक दोहराए जाएं तो पक्का है हम लोग उसे लाटा अनुप्रास बताएंगे, कोई समस्या नहीं है ना। ये मान के चलना, एक ट्रिकी बेस फार्मूला दे रहा हूँ। बाकी ऊपर वाली पंक्ति से भी, ऊपर वाली परिभाषा से भी इसका आकलन कर सकते हैं। एक पंक्ति के शब्द दूसरे पंक्ति में भी आएंगे, लेकिन दूसरी बार अर्थ बदल जाएगा, बिल्कुल बदला है। पहली बार हमने कहा पूत कपूत तो का धन संचय, दूसरी बार मैं पूत सपूत बता रहा हूं तो का धन संचय। एक बार इसका मतलब कभी का कोई धन संचित नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार जब पुत्र अच्छा वाला आएगा ना तो वो धन का संचय करेगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, तो पहला उदाहरण मैं आशा करूंगा आपको समझ में आ गया। दूसरा है मागी नाव, मागी नाव कामा लगा, न केवट आना, मागी नाव न केवट आना। दूसरा देखिएगा, दूसरी लाइन इसी की, कह रहे हैं मागी नाव न, अब कामा लगा रहे हैं केवट आना, कोई परिवर्तन नहीं है। देखिएगा हूबहू वही लाइन, वही पंक्ति दोहरा दी गई है, केवल एक बारीक सा कामा ने, बारीक से छोटे से नन्हे से कामा ने सारे समीकरण को उलट करके रख दिया है। देखिएगा जरा, मागी नाव न केवट आना, ये कह रहे हैं मागी नाव, यानी मैंने नाव की माग की है लेकिन केवट आया ही नहीं। दूसरी बार देख लो, मागी नाव न, मतलब मैंने नाव को मांगा ही नहीं है, केवट आना और केवट आ गया है। दोनों लाइनों में हूबहू शब्द पिरोए गए हैं, हूबहू शब्द दोबारा अपनी स्थिति परिस्थिति को ला रहे हैं, लेकिन फिर भी अर्थ चेंज हो जा रहे हैं। अतः ये जो हमारी परिभाषा लिखी गई है ये हमें ठीक ठाक सिखा पा रही है और बता पा रही है कि हम दोनों जगह एक जैसे मुखातिब होंगे परंतु हमारे अर्थ बदल जाएंगे। इसलिए मैंने कहा छेकानुप्रास वृत्त्यानुप्रास के बाद ये सारे सहज मामले हैं, आसानी से जान पाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ये मान के चलें। जैसे ये कहें पराधीन जो जन
पराधीन जो जन, कामा लगाइएगा, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, ये हो गया। आगे देखिएगा, इसी की दूसरी लाइन है, पराधीन, पराधीन जो जन नहीं, अब लगाइएगा कामा, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, समझिएगा। यानी पराधीन जो जन, जो पराधीन जन है, जो व्यक्ति पराधीन दूसरे के अधीन है, स्वर्ग नरकता हेतु, उसके लिए स्वर्ग और नरक कोई अंतर नहीं है, नहीं, ना ही कोई स्वर्ग है और ना ही कोई नरक है। लेकिन पराधीन जो जन नहीं, लेकिन जो जन, जो लोग, जो व्यक्ति किसी दूसरे के अधीन नहीं है, उन्हीं के लिए ये स्वर्ग है, उन्हीं के लिए ये नरक है। यानी कठिनाइयां जिनके पास है, उन्हें स्वर्ग और नरक से क्या मतलब है। जो किसी के अधीन नहीं है, जो स्वच्छंद है, उन्हीं को पता है कि स्वर्ग और नरक क्या होगा। यानी आप देखेंगे तो दोनों लाइनों में हूबहू शब्द आए हैं, लेकिन दूसरी बार उसका अर्थ बदल चुका है। इतनी बातें थी, क्लियर है ना। आप भूलें ना, आपकी यादों को बनाए रखें, आपकी यादों को जिंदा रखेंगे हम, इसीलिए हम आपके स्क्रीन पर लिखेंगे भी, दिनांत, दिनांत थे दिननाथ डूबते, थे दिननाथ डूबते। बताइएगा, अभी अभी क्लासें चल रही हैं, आप ये बताइए इसमें कौन सा होगा। अलंकार के 4 वैकल्पिक व्यवस्था आपके चुनाव करने के लिए आ चुके हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा वित्या, तीसरा श्रुत्या और चौथा ये लाटानुप्रास। इस दिए गए लाइन में कौन सा अलंकार होगा, निम्न में से चारों में से कौन सा अलंकार होगा, ये हमें आप बताएं। निम्न चारों में से कौन सा अलंकार होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दिनांत था, थे दिननाथ डूबते। आप अगर उसको काउंट करेंगे या उसके वर्णों को देखेंगे तो ज्यादातर वर्ण एक ही जगह से बोले जाने वाले हैं, अतः वहां पर श्रुत्यानुप्रास होगा। आप उसको चेक कर लें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं कि हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को समझें। अब देखिएगा, लास्ट यानी अनुप्रास अलंकार का लास्ट हिस्सा आ गया है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास यानी लास्ट भाग, अंत्यानुप्रास अलंकार। इसीलिए मैं आपकी इस क्लास को थोड़ा सा लंबा भी ले जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अनुप्रास अलंकार की जिम्मेदारी आज हम लोग निभा ही लें और पूरी तरीके से निभा लें। तो छोड़ के बिल्कुल ना जाइए, पूरे मंच के साथ बने रहिए और पूरा अनुप्रास अलंकार अच्छे ढंग से समायोजित कर लीजिए। अंत्यानुप्रास का मतलब हुआ क्या, अंत्यानुप्रास का मतलब यहां समझिएगा, जब पंक्ति का अंत या जब पंक्ति की समाप्ति या किसी लाइन की समाप्ति, पंक्ति का अंत तुकांत से हो, तुकांत से हो, बस इतना ही काम है, बस इतना ही संग है हमारा तुम्हारा, बस इतना ही काम है हमारा तुम्हारा और हम कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब पंक्ति का अंत तुकांत से हो, मसला क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, देखना मजा आएगा, अगली लाइन सुनिएगा, जय कपीस त्यों लोक उजागर। अगर वहां सागर और यहां उजागर ना आता तो पढ़ने में क्या मजा आता, नहीं। जब पंक्तियों का अंत तुकांत से हो, यानी अंत भला तो सब भला, लाइनें लास्ट में मिले बेहतर है ना। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। देखो लास्ट में मैं मिला रहा हूं ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, लास्ट में ले जा रहा हूं ना। हिंदी फिल्मी गाने हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बड़ी हेल्प कर रहे हैं, मज़ेदार चीज़ें हैं और काफ़ी आप लोग सुनते भी हैं ऐसे गानों को और ऐसे संगीत को, इसलिए मैं जोड़ देता हूं आपकी इस कहानी के साथ। बहरहाल हम लोग लिखने वाले हैं, अब उदाहरण लिखेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पहले भगवान का ही नाम लेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आगे देखिएगा, जय कपीस त्यों लोक उजागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, कोई दिक्कत, देखिएगा समझने के लिए काफ़ी है, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। सागर और उजागर लास्ट में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, जब किसी पंक्ति का अंत तुकांत से हो, बेहतर तुक के साथ होगा, तो हम लोग उसे अंत्यानुप्रास के अंतर्गत लाएंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, तो ये जो आप देखेंगे तो यहाँ यही बात आएगी, ऐसी बानी बोलिए, आप पूरा पढ़ेंगे उदाहरण वही आएगा, ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन का आपा खोए।
औरन को शीतल करें, आपहु शीतल होए। आपहु शीतल होए। अब समझिएगा इसमें, देखिए खोए और लास्ट में क्या आ रहा है, होए, तो इसका मतलब इसका तुक के साथ अंत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपके स्क्रीन पर दूसरा भी उदाहरण आपके समझ में आ ही चुका होगा। हम देखिए अभी बात कर रहे थे, नाथ समुधन भंजर हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा, हारा और तुम्हारा, ठीक है। यही हिंदी फिल्मी गाना भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप। और तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। लास्ट में देखिए तुक मिला रहा है कभी कि नहीं, लेखक तुक मिलाया जा रहा है और इसी तुक के कारण इस पंक्ति के अंत बेहतर हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहे हैं, इसलिए हम लोग उसे अंत्यानुप्रास की श्रेणी में रख रहे हैं। क्लियर है, कोई समस्या बताइएगा। तो हम लोग जहां पहुंच चुके हैं सारी बातें क्लियर कर चुके हैं। फिल्मी गाने बहुत हैं ऐसे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, है ना, जैसे खिलता गुलाब, जैसे ये गाना आपने सुना होगा। मैं इस पूरे गाने को फिल्माना नहीं चाहता, लेकिन फिलहाल इतना बताना चाहता हूं कि जो लास्ट में जिस गाने की जिस बोल पर जहां अंत होगा और अगर वो अंत मैच कर रहे हैं तो एकदम बिल्कुल मान के चलें कि हम लोग वहां अंत्यानुप्रास से महत्वपूर्ण उदाहरणों को शामिल करेंगे और जानेंगे भी। ऐसे ही देखिएगा, जैसे लिखा गया, बुंदेलों हर बोलों के मुंह, बुंदेलों हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बताना मिला कि नहीं मिला, रानी थी। लास्ट में आप देखोगे सारे पंक्ति एक दूसरे से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो तुक पे अंत होगा भाई, तुक पे अंत होगा तो हम लोग उसे अंत्यानुप्रास करेंगे, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बारीकियों को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। और मैं इसी आशा विश्वास के साथ कि आपको मजा आया है, मैं इसी आशा विश्वास के साथ अब आपको छोड़े जाता हूं, आपसे विदा लेता हूं। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, पढ़िए खूब, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हम आपसे मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे, नए तरीके से मिलेंगे, हमेशा आपके लिए नए नए कंटेंट और बेहतर ढंग से लाने का हमारा हमेशा प्रयास बना रहेगा। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।